अगला सवाल लेते हैं सर। रमन राजपूत जी ये बता रहे हैं कि ये इंडियन आर्मी में सोल्जर हैं सर, और इनका सवाल आपसे ये है कि इनके पास सर शेयर्स हैं। मैं आपको एक बार उसका नाम बताता हूँ। मैगेलेनिक क्लाउड के इनके पास शेयर हैं सर, और ये पूछ रहे हैं कि 52 रुपीज़ पर इनका ख़रीदारी है उसके अंदर, और 4000 शेयर हैं। अब ये बोल रहे हैं सर कि इसको कब तक होल्ड करूं कि इनको घाटा भी ना हो और इनको प्रॉफिट की भी कोई चाह नहीं है, बस जो इन्होंने पैसा लगाया है वही वापस इनको मिल जाए। और इनकी बाइंग प्राइस क्या है? 52 रुपीज़ सर, काफ़ी नीचे आ चुका है इनके प्राइस से। देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। मैकडॉनल्ड क्लाउड कोलकाता की कंपनी है, और इनकी यूरोप, यूएस और एशिया में प्रेजेंस है। प्रॉब्लम एक ही है, इनके पास आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, एचआर, और एचआर कंसल्टिंग, इन्हीं सबसे इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। देखिए, अभी तो आपके लिए पेन पॉइंट नहीं ओवर होगा, लेट मी बी ऑनेस्ट। मुझे अभी बहुत ज्यादा सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही है इसमें, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है ना, आईटी सर्विसेज और उसमें ह्यूमन रिसोर्स, दोनों ही ऐसे बिजनेस हैं जो क्लियर केस अभी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो ये 13 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है, इन कंपैरिजन विद बिगर कंपनी से टेक महिंद्रा एट 34, या एल टी आई माइंड एट 36। तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो मिल रहा है, मगर क्या ये रिवर्सल अभी हाथ क्या दे देगा? नहीं। क्या ये इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करेगा? हाँ, ये इन लेवल्स पे बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। अभी आपको हो सकता है 1 से 2 क्वार्टर का टाइम इसमें देना पड़ जाए। आप अगर देखेंगे दिसंबर में आपने मेजर करेक्शन इसका देखा है, एंड व्हेन आई से फॉर दिसंबर, दिसंबर में आपने इसको करीबन एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर से 68 रुपीज से फॉल होते हुए यहाँ पे देखा है। अब ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है, हो सकता है 1 2 क्वार्टर इसमें आपको लग जाए। अब इसमें आपको करना क्या होगा, मैं एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये 38 रुपीज के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक तो कोई बुलिश ट्रेंड या कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। एवरी बाउंस विल बी सोल्ड इनटू, और ये इसी रेंज में फॉर द टाइम बीइंग रहेगा। 1 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, जब भी ये 38 रुपीज के ऊपर सस्टेन करना चलेगा, और इसके नंबर्स बैक बाय गुड नंबर्स, और हमारी ट्रेड डील और ये सब चीजें आपको जब क्लियर होती हुई दिखेंगी, उसके बाद आपको एक मोमेंटम दिखेगा जो कि इसको सीधा का सीधा लेके जाएगा 64। और 64 पे सस्टेन करने के बाद ये आपको कुछ टाइम बाद 86 लेवल्स भी दिखाएगा। कंपनी में इनहेरिट प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सेक्टर पेन पॉइंट में है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो थोड़ा पेशेंट रहिए, बट एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। यूजुअली मैं एवरेज करने के लिए बोलता हूँ, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा, इसके लिए डिफिकल्ट टाइम्स हैं, तो एवरेज करके पैसा फंसाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है सर। चलिए अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास आया है मनी 9 के ये प्राइम मेंबर हैं संजीत कुमार जी। ये पूछ रहे हैं सर कि क्या भारतीय एयरटेल को एक्यूमुलेट ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपसे ही जानना चाहते हैं सर। देखिए, भारती एयरटेल और संजीव जी, मतलब इनको जितना सवाल मैंने देखा, यूजुअली ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं। और अभी आपने भी देखा होगा एक चीज की, एक डेटा आया था वेर इन एफआईआईज आर इन्वेस्टिंग हेविली इनटू टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर नंबर वन सेक्टर रहा है एफआईआईज का बाइंग करने के लिए। और इसके पीछे का अगर हम बेसिस समझे ना, न्यू एज बिजनेस सारे के सारे टेलीकॉम पे ही चल रहे हैं। मतलब यू नेम एनी कंपनी, एनी न्यू एज कंपनी विच इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेलीकॉम। आज अगर मैं आपके हाथ से आपका फोन ले लेता हूं, तो यू आर ऑफ नो गुड यूज क्लाइंट टू ब्लिंकिट, टू जोमैटो, टू पॉलिसी बाजार, टू मीशो, टू फिजिक्स वाला, सब कुछ जितना न्यू एज बिजनेस इंडिया का चल रहा है वो टेलीकॉम में चल रहा है, और वही कहीं ना कहीं एफआईएस भी भाप के बैठे हुए हैं। भारतीय एयरटेल एक फ्रंट रनर है, तो डेफिनेटली भारतीय एयरटेल एक अच्छी कंपनी बनती है, बट यहां पे नहीं, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अब ये जिस तरीके से दिखा रहा है, मेरे को लगता है आप अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ी वैल्यू बाइंग करिए। 1980 लेवल्स से 2008 लेवल, 1980 से 2008 के बीच में मिले
तो आप इसमें पोजीशन बनाइएगा। जहां तक टारगेट्स की बात है, पहला टारगेट मेरे लिए इसका नियर टर्म जो अभी हाई बनाया था वो 2160 का होगा, और उसके बाद अगर आप हायर लेवल्स के लिए वेट करते हैं तो 2380 तक भी जा सकता है। अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस के लिए तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कई कबार सिचुएशन डाइसी हो जाती है तो चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बट हाँ, अगर आपको इसका बिल्कुल ऐसा ट्रेंड रिवर्सल वाला स्टॉप लॉस चाहिए कि इसके नीचे गया तो स्टॉक परेशान करेगा थोड़ा लंबी अवधि के लिए, तो वो निकल के आता है 1885। 1885 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो इसकी वीकनेस अनबेरेबल हो जाएगी, तो वो स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस, वो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड इनिशिएट करिएगा थोड़ा सा लो लेवल पे। ठीक है सर, चलिए तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल सर, हमारे पास हमारे लाइव शो के दौरान ही हमारे नए मेंबर जुड़े हैं, इकोनॉमी मेंबर हैं। इनका जो यूज़र हैंडल है वो मिस्टर हिमाद्री डे के नाम से है, और इनका सवाल है सर कि HEG लिमिटेड में क्या करना चाहिए सर। इन्होंने पोजीशन क्या बना रखी है एचईजी में, अगर ये थोड़ा सा और क्लियर कर देते तो मैं इनको बता देता। एचईजी वैसे आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी हमारे एक अच्छे बुलिश कवरेज में रहा है, और एचईजी अगर ये होल्ड कर रहे हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आराम से इसको होल्ड करिए। मार्केट करेक्शन के साथ ये नीचे आ रहा है। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा है 672 लेवल्स भी इस काउंटर ने बनाए हैं, और मैं समझता हूं आपको आने वाले समय में ये और अपसाइड देता हुआ दिखा सकता है। इस पूरी इंडस्ट्री में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। मेरी समझ से 698 तक के बहुत नियर टर्म टारगेट्स के साथ आप अपनी पोजीशन बना के रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी पूछ रहे हैं कि नेल्को, वेदांता, GMDC और हिंदुस्तान कॉपर किस में खरीदारी इस वक्त करनी चाहिए सर। देखिए, मैं हूं डरा हुआ, और मैं क्यों हूं डरा हुआ मैं आपको बहुत क्लियर केस बताता हूँ। मुझे ये मेटल की रैली ने बहुत डरा दिया, और ओके। एक बेसिक बात आपको बता रहा हूं। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है सिल्वर बढ़ रहा है, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है कॉपर बढ़ रहा है, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है एल्यूमिनियम बढ़ रहा है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ, ये सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम का एप्लीकेशन कहाँ है? आप और मैं जिस चीज से कनेक्टेड है, जो जी। इक्विपमेंट्स हैं, जो फोन हम यूज करते हैं, जो हमारे आज के टाइम घर चला रहे हैं सिस्टम्स, उन सब में एप्लीकेशन है। यू वोंट इवन बिलीव कि वो कंपनीज कितनी प्रॉब्लम में आ जाएंगी, या हम एज अ कंज्यूमर कितनी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर ये सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम इसी तरीके से बढ़ता रहा। आपके घर में जो पंखा चलता है, आपके घर में जो ट्यूबलाइट जलती है, जो लैपटॉप आप यूज करते हैं, जो फोन, जो आपके घर में वायरिंग है, जो घंटी आप बजाते हैं, यू नेम इट एंड इट्स देयर, एवरीथिंग इज सो मच इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, और वो कंपनीज भी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। अब आप बात कर रहे हैं मेरे से जो इतना मेटल को लेके डाइसी फील कर रहा है कि कौन सा अच्छा लगता है। देखिए, मैं जाऊंगा सेफ हेवन के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडीएल, लोअर लेवल्स पे भी लगता था वेदांता अच्छा, आज भी लगता है वेदांता अच्छा। आप मेरे से बाइंग के लिए पूछेंगे वेदांता में तो मैं बोलूंगा 581। 581 वुड द लेवल जहां पे आपको बाइंग चालू करनी होगी, और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर हो जाइए तो 540 तक आप इसको अपनी बाइंग कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपने देखा होगा इसका पूरा का पूरा जो डीमर्जर है उसका अनाउंसमेंट भी आया था, रेशियोज भी आए थे, सब कुछ आए थे, जिसके बाद स्टॉक स्टार्टेड ऑफ मूविंग। इन टाइम टू कम वो चीजें होती हुई आपको दिखेंगी, तो मेरे लिए एक बहुत कंफर्टेबल और बहुत रीजनेबली मोर एक्सेप्टेबल बेट बनती है। मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाता हूँ वीडीएल पे। और बहुत नियर टर्म के अगर आप मेरे से टारगेट्स पूछते हैं तो 648 तो बहुत नियर टर्म देखने को मिल सकता है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा एक रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे पहुंचता हुआ आपको दिखेगा, और उसके बाद 680 एंड 724 भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं। दिस एट टुडेज डे एंड एज मुझे मेटल में जो जितने नाम आपने सुझाए हैं उसमें सबसे सेफ बेट यही लगता है। ठीक है। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ ना एक और सवाल भी आया, तो मैं इसी के साथ चाहूँगा कि हम उसको डिस्कस भी कर लें। अजीत जी का सवाल है ये। अजीत जी पूछ रहे हैं सर कि कॉपर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, कौन से कुछ कॉपर स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे। हालांकि अभी अपने व्यू भी अपना क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी इनका सवाल आया तो एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कुछ कॉपर स्टॉक्स हों जो आप रेकमेंड करना चाहें, और क्या इनमें पैसा लगाना इस वक्त ठीक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं सर, अगर कुछ डेटा हम देखें 2025 का ही, तो हिंदुस्तान कॉपर 213% का रिटर्न ये अपने लो से दे चुका है 2025 से लेकर अब तक 9 महीने के आसपास का हम देखें। इसके अलावा भाग्यनगर इंडिया
इसलिए इसने भी 80% के अराउंड तक तेज़ी दिखाई है। इसके अलावा माधव कॉपर है 110% के साथ, हिंडेल्को इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी है, और क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स इसमें भी तेज़ी है सर। और ओवरऑल 2025 में कॉपर का जो रिटर्न है वो 50% के आसपास देखा गया है। और परसों ही हम देखें तो 6 तारीख को कॉपर ने ग्लोबल मार्केट में $13,000 पर टन का भी लेवल छुआ। तो क्या आप इनके सवाल का सर किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ कॉपर स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, मैं ट्रोल भी हो गया था अभी। और मैं क्यों ओके। आपको बता रहा हूँ मैं ट्रोल हो गया था, क्योंकि मैं क्लियर केस कह रहा था भाई दूर हट जाओ। मैं आपसे एक बहुत सिंपल बात पूछता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर कॉपर माइनिंग करता है, हाँ जी करता है। कॉपर का दाम बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है। कितना कॉपर माइनिंग करता है? इस दाम के बढ़ने से उसके रेवेन्यू में कितना असर पड़ेगा? कंपनी ने पिछले साल कितनी ग्रोथ रजिस्टर कराई है? अगर इन तीन सवालों को आप अपने ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं 90 का पी तो नहीं दे सकता किसी स्टॉक के लिए। और ये 90 आज है। मैं 96 के पी पे भी बोला था कि भाई साहब मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच वैल्यूएशन लग रही है। मैं 18 का प्राइस टू बुक वैल्यू तो नहीं दे सकता एक ऐसे स्टॉक पे। एंड जब मैं आपको क्लियर केस ये कह रहा हूं कि यहां से 15-20% डाउन साइड मैं सिल्वर पे देख रहा हूं, मैं गोल्ड पे देख रहा हूं, तो कॉपर क्यों नहीं आएगा उस चपेटे में? जब प्रॉब्लम आती है तो पूरे सेक्टर में आती है, वो भी आएगा। तो कॉपर आपका कूल ऑफ करेगा तो हिंदुस्तान कॉपर भी आपका कूल ऑफ करेगा। थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन तो आने दीजिए। मेटल का स्टॉक 90-96 की पी मल्टीपल में मैं तो नहीं समझ पाता। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। और मैं ट्रोल क्यों हुआ था मैं आपको बताऊं कि मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूं, और ये कंटिन्यूसली मतलब अभी नहीं, अराउंड 480 लेवल्स और ऐसे लेवल से मैं बोल रहा था। उसके बाद इसने 560 लेवल्स भी दिखा दिए, तो लोग बोलने लग गए ये आदमी कभी कुछ खरीदने नहीं देगा। अरे खरीदने तो तब जब वैल्यूएशन जस्टिफाइड दिखे। वो जो मैंने आपको बोला था ना कि इलास्टिक इम्पैक्ट आता है जब एक लेवल पे टॉप आउट हो जाता है, जो मैंने क्रूड के केस में आपको कहा था कि $80 तक भी जा सकता है। वो इलास्टिक इम्पैक्ट था, कुछ नहीं था। अब ट्रैप होने वाली बात है। अभी फॉर द टाइम बिंग बिल्कुल दूर रहेंगे। ओके, तो सर कॉपर में हम जो ये तेज़ी देख रहे हैं, क्या ये हम वो डिमांड और सप्लाई मिसमैच की वजह से ही आ रहा है कि डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि कहीं पर स्ट्राइक चल रही है, कहीं ने अपना शिपमेंट जो है वो यूएस की तरफ पूरा शिफ्ट कर दिया है। तो क्या ये सिर्फ डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से हम इसमें रैली देख रहे हैं कॉपर के अंदर, या फिर कुछ और रीजंस भी इसके पीछे रहे हैं? नहीं देखिए, एक ना बेसिक बात आपको बता देता हूँ कि आप, अब ये बात मुझे नहीं पता हम कितना कंफर्टेबली ये सुनना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे। द एसेट क्लासेस आर ऑपरेटेड इन अ मैनर। अब मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो उसका भी आपको कोई कारण बताना पड़ेगा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसका भी कोई कारण बताना पड़ेगा। और ये डिमांड सप्लाई मिसमैच, कहीं कोई स्ट्राइक हो रही है, कुछ हो रही है। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। You know that your commodity is getting sold at a high time price. Why will you stop the production? अगर आपको उसकी वैल्यूएशन नहीं ऊपर लेके जानी है, या आपको कुछ और उसमें इनहेरिट अपना कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है, बट क्या ये सस्टेनेबल है? मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, ये प्राइस सस्टेनेबल कितनी है? और ये प्राइस अगर इस तरीके से रही तो ये जितनी कंपनीज है वो कहां से मैनेज करेंगी? एक टाइम क्या होता है ना, आप एक चीज समझने की चेष्टा करिएगा कि आप एक प्राइस को एक लेवल तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं जितना एम्पलीफाइड आपने मूवमेंट देखा है ना, वो उनकी डिमांड को, बिकॉज देन वी विल लुक फॉर ऑल्टरनेट्स ना। देन वी विल लुक फॉर समथिंग एल्स। अब आप बोल रहे हैं ऑल्टरनेट होते ही तो हम खरीदते क्यों? बट वो ये ना, एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कुछ और बिल्कुल। लेकर आ जाएंगे फिर हम कॉपर को रिप्लेस करना चालू कर देंगे। कुछ और टेक्नोलॉजी, कुछ और, क्योंकि कॉपर का इस तरीके का डिमांड थोड़ना है भैया। अब जो इन प्राइसेस पे भी आता रहेगा, देयर कम्स अ प्राइस पॉइंट वेर इन इट बिकम्स अनबेरेबल। आज आप 1600 रुपए का पंखा लेकर आ रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई साहब कॉपर का वाइंडिंग है और यही पंखा मैं आपको 8,000 रुपए का दूंगा या 9,000 रुपए दूंगा, आप खरीदोगे थोड़ दो? आप मुझे बोलोगे गेट मी ए रिलेटिवली चीपर सोर्स, नहीं चले उतना ना लंबा, थोड़ा सा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस कर देगा, पहुंचा जाएगा, आई विल नॉट बाई इन टू इट। तो मेरे को ये पूरी प्राइसिंग जो है वो जस्टिफाइड नहीं दिख रही है। हम एआई की बात कर रहे हैं, और एआई की बात करते करते जो चिपसेट में सिल्वर लगता है, आपको समझ में आ रहा है कि उसकी प्राइसेस कहां से कहां पहुंच जाएंगी? आज के टाइम में एक नया चिपसेट खरीदने से अच्छा धंधा तो मेरे लिए वो बन जाएगा कि मैं जितने भी ई वेस्ट वाले हैं ना उनके पास जाके पुराने मोबाइल फोन और पुराना लैपटॉप वैपटॉप लेकर आके उसमें सिल्वर एक्सट्रैक्ट करके उसको मेल्ट करके बेचना चालू कर दूं।
रिवर्स साइकिल चालू हो जाती है मैकेनिज्म में। आपको ये चीज समझनी होगी। सुनने में जितने भी लोग हैं जो लॉन्ग हैं उनको बहुत बुरी लग रही होगी मेरी बात कि ये आदमी कैसी बातें कर रहा है, बट प्राइस मिसमैच अगर आने लग जाता है ना तो कमोडिटी की वैल्यू को करेक्ट होना लाजमी बन जाता है। ठीक है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कॉपर की जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब घर में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, जो भी इस तरीके की फ्रिज हो गया, इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का यूज़ हो रहा है। और अगर कॉपर के रेट बढ़ेंगे तो इन चीज़ों के दाम भी बढ़ने वाले हैं, यानी कि जो घर का बजट है वो कॉपर की जो रैली है वो बिगाड़ सकती है। ये कहना सही होगा ना सर? नहीं नहीं, देखिए बजट बिगाड़ना तो ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन कंपनीज के प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आप पंखा हर महीने थोड़ा ना खरीदने जाते। पंखा आप 3-4 साल में एक बार खरीदते हैं। मगर आज अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप एक चीज समझिए कि साहब आपका पंखा का रिपेयर, अभी मैं बोल रहा हूँ भाई साहब 2,500 में नया कॉपर वाला पंखा आ रहा है, 1,600-1,800 में एल्यूमिनियम वाला पंखा आ रहा है। आपका ये पंखा खराब हो गया, इसको ठीक कराने की मेरे अभी 500-600 रुपए लग जाएंगे, क्योंकि लेबर लगेगी, कॉपर वाइंडिंग होगी, उसके साथ ये होगा वो होगा, और बेरिंग वेरिंग डलेंगे। ये पंखा रिपेयर आपका 800 में, आप नया पंखा ले आओ 1,600 रुपए वाला, वो भी 3-4 साल चल जाएगा। ये आपको कुछ ज्यादा ही है तो आप 2,500 वाला लेकर आ जाओ। बट अगर यही पंखा मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये पंखा आपका 8,000 का है और इसकी रिपेयर कॉस्ट 1,000 है बिकॉज द कॉपर प्राइसेस हैव गॉन अप, आई विल से यस, आप इसको रिपेयर करो। आई विल नॉट गो फॉर द रिप्लेसमेंट। एंड अगर वो रिप्लेसमेंट, आज आप एक सिंपल चीज समझिए, आप भी एक घर मैनेज कर रहे हैं, आपके फ्रिज में एक रिपेयर आ जाता है, 30,000 का फ्रिज आ रहा है आपका अभी। अगर उसमें 5-6 हजार रुपए 8,000 का खर्चा आएगा, फ्रिज की कंडीशन देखोगे, बोलोगे यार 0% ईएमआई पे मिल रहा है, मम्मी अपन इसको बदल देते हैं, क्यों फालतू इसमें दिमाग लगाना है, नया फ्रिज बिजली भी कम खपाएगा, अपन तो नया फ्रिज ले आते हैं 30-35 हजार में, फेंको इस फ्रिज को बाहर। आज यही फ्रिज अगर आपका 50-60 हजार रुपए का हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि अरे नहीं भैया मम्मी अपन तो इसी को रिपेयर करा लेते हैं, थोड़ी साफ सफाई भी करा लेते हैं अंदर से, ड्राई क्लीन वाई क्लीन करा लेंगे, अपन इसी को चलाएंगे। द कंपनीज विल फील द मार्जिन प्रेशर, यू विल नॉट बी दैट डायरेक्टली इंपैक्टेड। आप एक चीज समझिए, हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, वी हैव डेवलप्ड अ साइकोलॉजी कि हम रिप्लेस कर देंगे। आज आप एक फोन खरीदते हैं, 2 साल 3 साल बाद बोलते हैं फोन बेकार हो गया, पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, चेंज कर दो। आज वही फोन अगर आपका 1.5 पौने 2 लाख रुपए का हो जाएगा, आप बोलोगे भाई साहब मैंने ये फोन खरीदा था 80,000 रुपए में, कम से कम 6 साल चलाऊंगा, बैटरी चेंज करा लूंगा, रिफॉर्मेट कर लूंगा, XYZ, आई डू मेनी थिंग्स पुट टुगेदर, एंड दिस इवेंचुअली विल किल द साइकिल। जो आपने जीएसटी के बाद या आरबीआई के रेट कट के बाद एक पूरी डिमांड साइकिल देखी थी, वही खत्म हो जाएगी। अगर आपका रिप्लेसमेंट मार्केट खत्म हो गया तो कितने ऐसे जो है नए घर बस रहे हैं जहां पे आपको फ्रिज और ये सब चाहिएगा। अगर आप मेरे से Tier 2 और रूरल मार्केट्स की बात करते हैं तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, इस प्राइस पॉइंट पे तो कुछ होगा ही नहीं। पूरा डिस्ट्रप्शन इतना बड़ा हो सकता है इस मेटल साइकिल का, हम अगर समझे ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर ये कूल ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है सर। चलिए, ये तो हमने कॉपर पर, मेटल्स पर यहाँ पर डिटेल में बातचीत कर ली, और आपने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी कि लोग सिर्फ एक ही नज़रिया लेकर चल रहे हैं कि हाँ कॉपर में रैली है, पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि इसका और इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये आपने सर बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दिया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल विनोद पुरोहित जी का हमारे पास आया है, मनी9 के ये प्राइम मेंबर हैं सर, और ये पूछ रहे हैं कि आईटीसी के शेयर्स हैं इनके पास 385 पर, तो आईटीसी में इनको क्या करना चाहिए सर? क्योंकि पिछले कुछ दिन में देखें तो काफ़ी प्रेशर ये जो शेयर है वो झेलता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या स्ट्रेटजी रख कर चले सर आईटीसी में? मैं इनको बोलूंगा बाय मोर। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात है, 380 रुपए पे लिया, आप 340 पे बाय मोर क्यों बोल रहे हो? मैं आपको सिंपल तथ्य देता हूं, ये 332 रुपए भी आ जाए आप और खरीद लेना। और इसके पीछे का एक बेसिक लॉजिक आप समझने की चेष्टा करिए। 2 मिनट अब इसमें मुझे लगेगा क्योंकि आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है। जी। ये गिरा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस है वो रिवाइज कर दिए, जी। तो सिगरेट्स महंगी हो जाएंगी। तो क्या सिगरेट्स बिकना बंद हो जाएंगी? नहीं होंगे। Already before this particular taxation, before the price hike, every 1 out of 4 cigarettes which were getting sold in the country were imported non-tax paying cigarettes. मतलब 25% मार्केट आपका इलीगल इंपोर्ट मार्केट ऑलरेडी था और ये सबको पता है। बात हो गई पहली ये।
दूसरी बात हम कर लेते हैं कि आईटीसी इज एन इंडियन ब्रांड। आईटीसी का जो टबैको है, आईटीसी की जो हाईएस्ट सेलिंग कुछ कुछ सिगरेट्स हैं, जैसे कि आप देखें इनका बहुत हाई रनिंग ब्रांड है क्लासिक सिगरेट्स करके, ये जो सिगरेट्स लेकर आते हैं। अब ये क्लासिक सिगरेट्स हो गई, इसके साथ साथ आप देखें विल्स नेवी कट हो गया, एक पुरानी ब्रांड है कैप्स्टन जिनको इन्होंने टेक ओवर किया था, अमेरिकन क्लब हो गया, इंडियन किंग हो गया, गोल्ड फ्लेक हो गया। ये हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं कहीं ना कहीं इन्होंने नाम जरूर सुने होंगे। अब होता क्या है कि ये जो एक पर्टिकुलर चीज है, व्हेन वी टॉक अबाउट सिगरेट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, व्हेन वी टॉक अबाउट लिकर, व्हेन वी टॉक अबाउट कोल्ड ड्रिंक, एक टेस्ट होता है जो आपके पैलेट पे आ जाता है। अब ये जो टेस्ट है ये आपके पैलेट में आ गया, और क्लासिक क्योंकि इंडियन ब्रांड है इसलिए एक्सपोर्ट में नहीं इसको कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा। गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मैलबोरो बनाते हैं, मैलबोरो इंपोर्ट हो सकती है, क्लासिक आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो इंपोर्ट वाला कंसीलमेंट है वो तो यहीं पे खत्म हो गया है इनका। उसके साथ साथ आप देखें एफएमसीजी स्पेस में ऑलरेडी अभी न्यू एंट्रेंट है ये कंपनी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 26% इनका रेवेन्यू एफएमसीजी से आ रहा है। एग्री बिजनेस 17%, पेपर पैकेजिंग 6%, होटल दो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया बट 4% उधर से भी आता है। आईटी सोल्यूशन 5%, विच आर वेरी स्मोकी बट इवेंचुअली दे विल ग्रो। एग्री में आपने देखा होगा सारे के सारे मेजर सिटीज में अभी ये वेयर हाउसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर हाउस खरीद खरीद के। मैं ये सारा आपको ब्यौरा क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जिस कारण से आपने एक ऐसे स्टॉक को पीटा है ना, वो कारण ही इतना लेजिटिमेट मुझे दिख नहीं रहा है। एक दो महीना इनके रेवेन्यू में सिगरेट वॉल्यूम्स आपको कम होते हुए दिख सकते हैं, बट इवेंचुअली पोस्ट दैट इट विल गो अप। जब जब भी कोई ऐसे प्रोडक्ट, चाहे आप पान मसाला, गुटखा या सिगरेट या लिकर की प्राइस की बात, या टू एन एक्सटेंड पेट्रोल की भी प्राइस की हाइक की बात कर देते हैं ना, आप बोलते हैं नहीं नहीं यार महंगा हो गया, अब इसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। कट टू 2 मंथ्स डाउन द लाइन, अरे इसकी तो यही रेट लेने वाली है, ठीक है बढ़ गया जो बढ़ गया, लाओ जो भी है, आई हैव टू कंज्यूम इट। सो इन दैट केस वो एक दो महीने का आपको डिमांड में प्रॉब्लम दिखेगा, और वही मार्केट बहुत ज्यादा उसको सीरियसली लेने की कोशिश कर रहा है, इवेंचुअली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। कोई प्राइसिंग कर लो आप, और ये जो हाइपोथेटिकल रील चल रही है ना कि 18 रुपए की सिगरेट 72 रुपए की हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई 20% तक का आपको प्राइस अपसाइड देखने को मिल सकता है, 4-5 सालों में नहीं भी हुआ था, हो गया ठीक है, डन एंड डस्टेड, मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। आपने एक अच्छा काउंटर ले रखा है, स्टे इन्वेस्टेड, लोअर लेवल है 331, 332, 328, बाय मोर इनटू इट। दीज आर ग्लोरियस प्राइसेस जहां पे आप आईटीसी में पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए चुन चुन के में अब जानते हैं रचित सर की टॉप पिक। हालांकि इस वक्त रचित सर जो है बाज़ार को लेकर वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूर ही रहना सही होगा, लेकिन फिर भी रचित सर आपसे जानना चाहेंगे टॉप पिक आपकी कौन सी होगी, क्या आप रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को? देखिए ये बात सही है कि कंटिन्यूसली हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि दूरी बना के रखना ही है सबसे अच्छा काम। मगर कुछ कुछ काउंटर्स हैं जो इस तरीके का मूवमेंट दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे रिवर्सल आएगा सबसे पहले जी। उन्हें मोमेंटम आएगा। स्टॉक जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ओके। अब मैंने इतना आपको बोल दिया आईटी में ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट इसका एक जी। क्लियर केस ये भी निकल के आता है दैट इट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद एनवीडिया। और जिस तरीके से हम एआई का मूवमेंट देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी ये काउंटर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है मुझे। करंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 3394 लेवल्स, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर बहुत इमीडिएट बेसिस पे आप पूछें स्टॉप लॉ टारगेट्स, तो सबसे पहला होगा 3620 और उसके बाद 3960। ये दो टारगेट्स मैं समझ रहा हूं आने वाले फोर्टनाइट टू अ मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है आज के मार्केट में, 3200 का होगा स्टॉप लॉस। 3200 के नीचे आपको क्लोज होता हुआ दिखे, हाथ के हाथ इसमें से बाहर निकल जाइएगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज होगा, एक फोर्टनाइट से एक मंथ तक के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं और रिटर्न के लिए खेल सकते हैं। ओके, तो नेटवेब टेक्नोलॉजी यहाँ पर रचित सर की टॉप पिक आज की रहेगी, जिसमें रचित सर ने बता दिया कि करंट मार्केट प्राइस पर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और नियर टर्म में देखें तो आपको पहला टारगेट जो है वो 3620
का देखने को मिल सकता है और इसके बाद 3940 तक के भी टारगेट इसमें आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इसमें एक मेंटेन करके चलना होगा 3200, 3200 का एक स्टॉप लॉस आप नेटवेब टेक्नोलॉजी के अंदर लगाकर चल सकते हैं। रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय मनी नाइन के व्यूअर्स को देने के लिए, और जो भी इनकी क्वेरीज थी, जो भी सवाल थे, उनके बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए। और सर जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें? देखिए बिल्कुल, आपको आज मैंने जैसे ही शो में देख लिया था ना, मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, आज जो मैं अपना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बहुत लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं, वो जो मेरे एक्सप्लेनेशन होते हैं वो थोड़े लंबे चले जाते हैं, तो एक वो सेंस ऑफ कंफर्ट हमेशा मिलता है जब भी आप शो करने आते हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और उसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, सो मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू। चलिए, थैंक यू रचित सर, थैंक यू सो मच सर।